और भी अच्छी खबरें देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में 6 से अधिक लोग घायल। हमलावरों को पकड़ने के लिए की गई पूरे इलाके की घेराबंदी। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा यह चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का है चुनाव। प्रियंका गांधी ने वायनाड में किया रोड शो। जनता को संबोधित करते हुए भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे ब्रिस्बेन। भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ। इस विस्फोट में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। शबीर डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शबीर, ये बताइए अभी अब जब कुछ वक्त बीत चुका है इस हमले को, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अभी तक जो है 11 लोगों की जो अभी जो इंजर्ड हुए हैं वो अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा हो रहा है रियाद इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उनका पूरी तरह उनका ख्याल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन जो स्टेबल है। तो पूरा इलाके को मुहासरे में लिया गया है और पुलिस और बाकी जो सुरक्षा बल है वो इस चीज़ को निश्चित बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो इस एरिया को सैनिटाइज किया जाए ताकि कोई और ऐसा वाक़ा पेश ना हो। और दूसरा जो वहाँ पे जो संडे मार्केट है वहाँ पे जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको आश्वासन दिया जाए कि सुरक्षा और सुरक्षा पालन के साथ है और वहाँ पे जो है जो नॉर्मल का काम हो। तो उसके साथ साथ जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी और सारे नेता जैसे खासतौर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने और पुलिस के सारे बड़े लीडर्स ने, बड़े अफसर्स ने इस ग्रेनेड अटैक की निंदा की है और कहा है कि जल्द जल्द जो लोग इसके पीछे हैं इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ। जी, पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसके बाद? जी, अभी जो है उसके तुरंत बाद जो उस एरिया को कार्डन में लिया गया है। हर एक जो एरिया है उनको तलाश की ली गई है।
जो भी सुरक्षा एजेंसीज को जो इनिशियल स्टेज पे करना होगा, उनको एक तो उस एरिया को सेंसिटाइज करना है, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन के लिए जो वहाँ पे तथ्य लेने होते हैं, जो वहाँ पे सैंपल उठाने हैं वो उन्हें उठाए। उसके साथ साथ जो हमने देखा है कश्मीर में कई दिनों से ये जो एनकाउंटर्स और ग्रेनेड, आज तो ग्रेनेड अटैक हुआ है, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे जिससे सुरक्षा के हवाले से काफ़ी कंसर्न सब लोग जता रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसी तरफ क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी ये कंसर्न जाहिर किया अपने एक ट्वीट मैसेज में। तो सुरक्षा बल बिल्कुल, सुरक्षा फोर्स जो है वो चौकस है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ये आतंकियों की शायद की फ्रस्ट्रेशन होगी जो ये कर रहे हैं। तो पूरे तरह से सुरक्षा अपराध जो इंटैक्ट है और ऊपर से उनको डायरेक्शन है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जो है कानून के दायरे में लाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कश्मीर में जो लोग फिजा को, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनके जो इंटेंशन हैं वो उनमें कामयाब ना हो। शबीर, क्या किसी ने कोई जिम्मेदारी ली है अभी तक? अभी ये कहना है कि अभी किसी की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि यही जो अक्सर लोग इन्वॉल्व होते हैं वही होंगे। लेकिन अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी तंजीम इसके पीछे है, उसके भी पुलिस ने भी खुलासा नहीं किया है और किसी ने भी शायद तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संथाल में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में नकल माफियाओं पर कहा कि नकेल कसी जाएगी। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे
और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चाईबासा से हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, किस तरह से हलचल चल रही है वहां पर चुनाव की? अभी हम नरसिंहगढ़, जहां से अमित शाह की एक सभा थी, बहुत बड़ी जनसभा थी और काफ़ी संख्या में लोग वहां पर उनको सुनने के लिए आए थे और जिस तरीके से आक्रामक होकर उन्होंने जनता को संबोधित किया और चुनावी जो रैली थी उस रैली में, जैसा कि आपने बाइट्स में आप सुनाया, उन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने पेपर लीक के मामले को महत्ता से उठाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी सरकार, अगर भाजपा की सरकार अगर बनती है यहाँ पर, तो हम पेपर लीक मामले में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। इसी तरह घुसपैठ के मुद्दे पर को भी उन्होंने बहुत बड़ा संज्ञान लिया उसके ऊपर और कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी जंदाल परगना के क्षेत्रों में आकर के मासूम लड़कियों को बहलाकर शादी करते हैं और उसके बाद उनके जमीन के पट्टे पर कब्जा करते हैं, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले हम उन घुसपैठ को रोकेंगे और जिन्होंने बरगला करके औरतों के साथ शादी करके जो जमीन के पट्टे लिए हैं उन पट्टों को भी, उन ओरिजिनल जो आदिवासी लोग हैं उनको हम वापस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो जैसे कि महिलाओं को झारखंड सरकार यहाँ पर मैया योजना के तहत 1000 रुपये महीने उनको दे रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ हम उनके खाते में डालेंगे। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनको 2000 रुपये प्रति महीना उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ हम रोजगार के अवसर यही पैदा करेंगे ताकि पलायन न हो। पलायन बहुत बड़ी समस्या है झारखंड की। अगर आप देखें तो हर घर से आप देखेंगे तो एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हिस्से हो। ये पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अमित शाह का जो भाषण था बहुत ही आक्रामक था और काफ़ी वहाँ पर जनसैलाब एक तरह से उमड़ा था। हालांकि जगह छोटी थी, वो ग्रामीण परिवेश था वहाँ पर, लेकिन उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। और आप देखें कि ये क्षेत्र जो है, कोल्हान का जो क्षेत्र है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम चंपई सोरेन की बात करें, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज स्टेज पे थे और उन्होंने भी आक्रामक होकर भाषण दिया, चुनावी सभा को संबोधित किया और उनका निशाना ज्यादातर कांग्रेस पर रहा और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से झारखंड की मांग को लेकर जब हमारा आंदोलन 50 और 60 के दशक से शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कितनी गोलियां बरसाई और कितने लोग शहीद हुए इस झारखंड के निर्माण को लेकर के। तो कांग्रेस जिस जेएमएम के साथ कांग्रेस खड़ी है, उस कांग्रेस का इतिहास ही दमनकारी रहा है, खासकर झारखंड के लोगों के प्रति, खासकर आदिवासी समाज के प्रति। तो वो कांग्रेस पर उन्होंने ज्यादा निशाना साधा। इसके अलावा वो एक इंपॉर्टेंट चुनाव लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन, खासकर सरायकेला की अगर हम बात करें तो सरायकेला में वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और संयोग देखिए कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट सीट है जमशेदपुर ईस्ट, जहां से रघुवर दास की पुत्रवधू भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही है और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने जो पटना में भी एसपी रहे और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और बाद में उन्होंने एसपी की नौकरी छोड़कर जमशेदपुर में टाटा की नौकरी ज्वाइन की थी और फिर उसके बाद सांसद हुए और सांसद के बाद फिर अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से जमशेदपुर वेस्ट की बात करें तो वो वहां पर जनता दल वहां से सरयू राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से पिछली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास उनको हराया था और उनके खिलाफ सरयू राय के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से हम बात करें जहां चुनावी सभा थी घाटशिला की हम बात करें तो वहां से चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी बहुत ही दिलचस्प सीट है। यहाँ पे आपको कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पोटका जो विधानसभा क्षेत्र है पास में ही है, वहां से भी अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर हैं और काफी दिलचस्प मुकाबला है। अब देखना होगा 13 तारीख के बाद सभी का जो किस्मत है वो जो मतपेटी होती है या जो ईवीएम होता है उसमें कैद हो जाएगा। कुमार आलोक, चाहे पेपर लीक का मसला हो, उसके अलावा भ्रष्टाचार के कई सारे मसले हों, ये सब मसलों से थोड़ा सा हट के अगर हम उस मुद्दे की बात करें जो झारखंड में इस बार सबसे ज़्यादा वहाँ पर
केंद्रित है, घुसपैठियों का मुद्दा, आदिवासी इलाके में जो जनसंख्या परिवर्तन का मुद्दा, इसका कितना कुछ फर्क वहां पर ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? पूरे झारखंड की अगर बात करें तो पूरे झारखंड में हम ये कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा मतलब मुद्दा जोर शोर से नहीं है, लेकिन ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है जहाँ से बॉर्डर है दूसरे राज्य का, बंगाल राज्य का, यहाँ पर ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। और इस मुद्दे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, तो शेष जो झारखंड है, चाहे वो रांची का एरिया हो, चाहे हजारीबाग का एरिया हो, चाहे बिहार से सटे बॉर्डर्स का एरिया हो, तो उनमें वो ये पंच कर रहा है लोगों का, खासकर आदिवासी समाज के अंदर पंच कर रहा है कि अगर इसी तरीके घुसपैठ जारी रहा तो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी जो पहचान है वो नष्ट हो जाएगी। और इसको एक चीज़ और अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने के बारे में जब बोला जाता है सरकार को या विपक्ष ये मांग करती है, वहीं हेमंत सोरेन जाकर के कोर्ट में एफिडेविट करते हैं, वहां पर शपथ पत्र दाखिल करते हैं कि हम उन्हें आने देंगे, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। तो ये गृह मंत्री ने कहा अपनी सभा में। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इस मुद्दे को इस चुनाव में खासकर संथाल परगना क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं, कुमार आलोक, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि अभी हम सीधे चलेंगे कालीकट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जन्मभूमि पेपर की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। Parpanagadi. This is Payanur, Punnalur, and Shornur. A lot of people from Shornur. Again, a big station. A lot of work will be done here. Then Thalseri. I heard somebody was from Thalseri. No claps from this side, but they are very conjuice. I've been asking our Muralidharan ji, please help me taste Ada Pradhamam. But for 4 years, he has just been no Ada Pradhamam for me, last 4 years. Each time I tell him, and this time I didn't tell him. This time I decided not to ask him. Then he called up Madam, but Madam was also busy in some work. So no Ada Pradhamam this time also. So no, we will not start the work of Thalseri till you serve Ada Pradhamam. That is the condition for completing. GM sir, please note this. No Thalseri work till. And this is Thiruvananthapuram, again a very beautiful city. And we are trying to have a combination of traditional and modern, because Thiruvananthapuram also can be a very important IT hub. It can be a big technology hub. I also want to share with you that we are developing the capacity of some of the large cities. For example, Kozhikode capacity. Today we reviewed, there is a scope for developing 4 more lines within the station, 3 more lines within the station premises, and space is being kept for more platforms, so that tomorrow when capacity has to be increased, then we can get the right land and right infrastructure available. Same is the case of Thiruvananthapuram. Again, we are developing the north-south of Thiruvananthapuram so that this can become a big transportation hub. And I thank Shri Muralidharan ji, because he really helped me in developing that entire concept where Nemam, Kochuveli, all these areas could be integrated into one proper master plan. Thank you so much for that. You really helped us in getting that concept right. This is Thrissur, again being developed as a beautiful city. Our Sri Suresh Gopi ji is from Thrissur, and I must thank him formally, because we developed the concept, then he invested almost 1.5 months. He personally gave so much time to developing the station, reviewing the design, looking at the master plan, that finally we could achieve such a beautiful design which will meet the requirements and which will also be a modern and traditional design.
तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और आइए एक बार फिर आपको चुनावों से जुड़ी खबरों की ओर लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी सिंहभूम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों का खुलकर बखान किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा राज्य में विकास और परिवर्तन लाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से छापों के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि बताएं कि आखिर वो पैसे मिले, वो पैसे किसके हैं। 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई, बताओ तो जरा किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर नक्सलियों को खुली छूट देने का आरोप लगाते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ, आदिवासियों के अपमान, आदिवासी महिलाओं को फुसलाकर शादी करने और इनकी जमीन हड़प लेने के मामले पर भी सोरेन सरकार को घेरा। एक घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं आप लोग घुसपैठियों, सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट मानी जाती है।
राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा विधानसभा के स्थानीय लोगों का कहना है कि गढ़वा में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल एक काम हुआ है, वो है भ्रष्टाचार। चाहे पेपर लीक का मामला हो, बालू घोटाला हो या फिर नौकरी की बात हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा सीट में और एक लिट्टी चोखा की दुकान पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए भी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हेमंत सोरेन जब आज 2019 में अपना वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे, BA पास और इंटर पास को 2000 रुपये महीना देंगे, न 5 लाख नौकरी मिला और न पैसा मिला। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और क्या, कुछ कहना ही नहीं है, कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया यहाँ पे। है कि अपना लिट्टी दुकान बेच रहे हैं पर महंगाई इतना आ रहा है कि एक ठोप बेनिफिट नहीं आ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता और यहाँ के जो पूर्व अभी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो विकास का झूठा बयान दिया जाता है, वो विकास आम जनता का नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकर्ता का हुआ है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का देख लीजिए, आज एग्ज़ाम दिया आया, अब शाम में उधर से निकलेगा बच्चा लोग एग्ज़ाम दे के तो पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पे है। गढ़वा विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इस राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अपने सहयोगी सत्येंद्र तिवारी के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज़, गढ़वा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और MVA के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। सतारा जिले का कराड़ विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज़ादी के बाद केवल 3 विधायक यहां से जीते हैं, जिसमें पिछली 2 बार से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और तीसरी बार चुनावी समर में हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने मुख्यमंत्री काल में क्षेत्र में अद्भुत विकास का दावा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तीसरी बार यहां से विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में है। इस बार के मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे तो वही है जो लोकसभा में थे। यहाँ विधानसभा चुनाव में स्थानिक विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोर होता है। सर, एक जो सवाल है कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की यहाँ सत्ता रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं या विपक्षी बताते हैं कि सतारा को, ये कराड़ दक्षिण को जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, चौहान साहब का शुरू से यहाँ दबदबा रहा है, वैसा विकास नहीं पाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो विकास दक्षिण कराड़ विधानसभा क्षेत्र में हो, शायद ही किस महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा है। 4 तारीख को आखिरी दिन है जबकि नामांकन वापसी होगी। क्या स्थिति है बागी उम्मीदवारों की, अगर हम कहें तो क्या स्थिति है निर्दलीय उम्मीदवारों की? देखिए, 288 में से मैं मानता हूँ कुछ 8-10 जगह सीरियस रिबेलियन है, जिसको हम समाप्त करने की अगले 2 दिन में कोशिश करेंगे। लेकिन आमतौर पर कहीं भी रिबेलियन नहीं है, स्ट्रेट फाइट है MVA में और महायुति में। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 ही दल हैं जो कि प्रचार में आमने सामने हैं और उन्हीं दलों में से एक दल की सरकार बनेगी। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, सतारा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के दो धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। देखिए महाराष्ट्र से डीडी न्यूज संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं को देखा है। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के 2 खेमों में बंट जाने के बाद हुए सत्ता पलट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एकनाथ शिंदे को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, जब मुंबई में उनकी पार्टी 3 में से केवल 1 सीट पर 48 वोटों से जीत पाई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ रहे कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा सफाया हो गया था। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर लड़ रही थी और 1 पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना का दोनों खेमा फिर से असली नकली के दावे करने में जुटा है। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिवसैनिक हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। बहरहाल टुकड़ों में बटी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाना भी इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने वायनाड के गांधी नगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea and bananas and so many other valuable crops that should be marketed properly, and if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तिरुपति बालाजी मंदिर और वक्फ संशोधन बिल पर दिए बयान को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने निशाना साधा है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ गुमराह कर भड़काने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वक्फ बिल में संशोधन से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं, जबकि ये और इनके वालिद साहब भी मेंबर पार्लियामेंट रहे और कांग्रेस के ज़माने में भी वक्फ में संशोधन होता आया है और कई बार संशोधन हुआ। यह आज पार्लियामेंट में कोई नया वक्फ संशोधन बिल नहीं हो रहा है और यह आज इनकार कर रहे हैं कि संशोधन नहीं होगा, इससे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब फजूल की, वाहियात की, बेबुनियाद बातें हैं और ये सिर्फ मुस्लिम कौम को उकसाना है, भड़काना है और उनको गुमराह करना है। दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब स्तर की सीमा को भी तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 427, रोहिणी में 404 और अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया।
जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, आरके पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। बता दें कि सामान्य वायु का AQI स्तर 50 होना चाहिए, वहीं 300 AQI श्वास संबंधी बीमारी के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है, जबकि 400 पार AQI के साथ जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। यमुना नदी में सफेद जहरीली झाग की परत बनी हुई है, जिससे आगामी छठ पूजा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद यमुना का पानी साफ नहीं हो पा रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर हमलावर हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों की समस्या सुलझाने की जगह उसे उलझा रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पैसों के लिए कुछ छठ समितियों की जगह कैंसिल कर दी है। दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। करीब 448 छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं। तो हम इन सारे लोगों का एक लिस्ट ले करके हम चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करके इस सारी जानकारी को डिविजनल कमिश्नर के लोग बैठे हैं, दे आर नोटिंग डाउन। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुकेश, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन के अलग हालात हैं, यमुना अलग तरह से प्रदूषित है, छठ पूजा को लेकर के अलग राजनीति हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले सालों तक, 1-2 साल पहले तक हम देखते थे कि इस मौसम में जब इस तरह के हालात बनते थे तो दिल्ली सरकार थोड़ा बहुत एक्टिव रहती थी, लेकिन इस बार तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बिल्कुल चंद्रशेखर, क्योंकि ये छठ का जो पर्व है ये एक बड़ा पर्व है और आप देखिए अगर पूर्वांचल के लोगों का इनके प्रति आस्था देखी जाए और बिहार के जो लोग हैं उनके प्रति अगर इस पर्व को लेकर के आस्था देखी जाए तो कहीं ना कहीं उनके साथ गहरा आघात हुआ है। वो लोग मानते हैं कि इस पावन अवसर पर और अगर आपको सुबह सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके और छठ घाट पर डुबकी लगानी है तो क्या ये यमुना का जो घाट है ये तैयार है? उसके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मास लेवल पर लोग जो हैं वो घाटों पर आते हैं। 200 घाट हैं इस यमुना के किनारे जो दिल्ली सरकार को यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद उनकी मेंटेनेंस, उनका कोई रखरखाव नहीं है। अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो वो भी ये कह रहे थे कि ये आस्था की डुबकी जो यहाँ पर लगाएंगे उनके साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जनता के साथ ठगी की गई है। ये ब्लैक वाटर, टॉक्सिन वाटर जो ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे, इसके अंदर अगर कदम भी रखूं तो मुश्किल होगा मेरे लिए। तो क्या वो माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो भी लोग इस आस्था से जुड़े हुए हैं, क्या वो इसमें डुबकी लगा पाएंगे? और पिछली बार हमने देखा था कई जगह पर कालिंदी कुंज जैसे किनारों पर जहां पर अच्छा खासा झाग उमड़ा हुआ था, वहां पर लोगों ने डुबकी लगाई थी। मजबूर होना पड़ा उनको इस ऐसे मौके पर, क्योंकि ये हर्षोल्लास का पर्व होता है यहाँ पर, और उसके बाद उनको इस तरह से मजबूर किया गया कि वो आस्था के साथ उनके खिलवाड़ किया गया। ऐसे में AQI लेवल आज देखिए आप 380 के पार है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में। और कुछ दिन पहले दिवाली से अगले दिन गोपाल राय कहते थे कि नहीं, वी आर इन स्टेबल कंडीशन, यानी अभी भी वो राहत महसूस कर रहे हैं। जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, दम घुटने की जो समस्या वो बढ़ती जा रही है, वाटर का जो पानी का जो क्राइसिस है वो अलग दिल्ली में बना हुआ है। कल स्वाति माल ने आतिशी जी के घर के बाहर जाकर के चीफ मिनिस्टर के बाहर ब्लैक वाटर का डिस्प्ले करके दिखाया बोतल के साथ। वो खुद उनकी राज्यसभा की सांसद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ होते जा रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे मौके पर जब उनको जनता के लिए कुछ करके दिखाना होता है वो सीधे
अपना जो है वो कदम पीछे खींच लेती है और कहीं ना कहीं जनता को फिर उन्हीं के हालात पर छोड़ करके निकल जाती है। और यही हालात है। 5 से 8 तारीख तक छठ पर्व जब मनाया जाएगा, आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, इस आस्था के पर्व में लोग निकल करके आएंगे, तो क्या वो अपने आप को यहाँ पर ठगा महसूस नहीं करेंगे? इस तरह के हालातों में उनका विश्वास कहीं ना कहीं जरूर तोड़ा जाएगा, उनको ठगा जाएगा। दिवाली के मौके पर पटाखे बैन करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से टारगेट किया गया था हिंदुओं के त्योहारों पर। इस बार अब इस छठ पर्व की जो स्थिति है वो यहाँ पर चिंताजनक है। टेम्परेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। मुकेश, अब तो इतना कोई वक्त भी नहीं है कि ये जो समस्या है इसको छठ पर्व तक दिल्ली की सरकार सुलझा पाए। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ पर्व को मनाते हैं, जिनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल चंद्रशेखर, मैंने कुछ ऐसे आम लोगों से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से देखें तो हालात यहाँ पर हर साल दर साल बदतर ही होते जा रहे हैं। पिछले साल की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से मिटी नहीं, इस साल की तस्वीरों ने एक बार फिर से उन्हें विचलित कर दिया। यानी आप जो बात कह रहे हैं कि जब आपको फ्रंट आना पड़ता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है, क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि कप्तान को सामने आकर के कप्तानी करनी चाहिए, तो कप्तान घरों में बैठ के कप्तानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। लेकिन सुविधाएं कहाँ हैं? सुविधाओं के नाम पर कुछ चीजें आपने इंस्टॉल कर दी हैं, बाकी चीजें ऐसी ही छोड़ दी हैं। क्योंकि जिसको यहाँ पर अरेंज करना होगा, आप देखिए यहाँ क्या अरेंजमेंट है, थोड़ी सी साफ सफाई कर दी, थोड़े से झाड़ू लगा देने से चीजें जो है वो मुवक्कल नहीं होंगी। आपको यहाँ पर चीजों को, क्योंकि ये घाट है और आए दिन यहाँ पर कई तरह के हादसे भी देखने को मिलते हैं, उस दिन भी बड़ी भीड़ यहाँ पर होगी उन 3-4 दिनों में। ऐसे में क्या सुरक्षा के इंतजाम, वो गोताखोर, वो सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पूरे किए जाएंगे, वो बोर्ड्स यहाँ पर होंगी क्या? ये सब भी बड़ा जरूरी होता है। इसके साथ साथ कि यमुना की सफाई के साथ साथ ये चीजें भी आप करके पब्लिक को दें कि पब्लिक फियरलेस होकर के आए, आस्था के इस पर्व में इसको सुकून से मनाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल से सारी चीजें तय करके और पब्लिक में डाल करके और अपना पल्ला झाड़ लेंगे। मुश्किल हालात में आपको खड़ा होना पड़ेगा, पब्लिक के साथ आना पड़ेगा। और पब्लिक अब ये जान चुकी है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की जो वो है पोल है वो खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि कई जगहों पर, कई ऐसे मौकों पर इनकी सरकार जो है वो फेल होती दिखाई दी है। चाहे आप पिछले सालों देखें कितने सारे घोटाले सामने आए, जो चीजें हैं व्यवस्था के नाम पर वो चरमराई दिखी, चाहे शिक्षा को लेकर के देखें, किताबों को लेकर के देखें, और अब ये आस्था की डुबकी जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, इस पर भी स्थिति ऐसी इन्होंने बना दी है, कश्मकश की स्थिति है। क्या होगा अगले 2 दिन में, कैसे इस टास्क से वो लड़ेंगे? क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है, एक दिन महज बचा। 5 तारीख की सुबह से छठ की जो है वो पहली शुरुआत हो जाएगी छठ पर्व की। छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए लोग अपने आप को तैयार कर लेंगे। उससे पहले क्या एक दिन में उनके लिए यहाँ से कुछ राहत मिल सकती है, या ऐसी कुछ तैयारियां हो सकती है आतिशी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, और क्या कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है? इस पर पब्लिक की निगाह होगी और इस पर सभी लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार इन चीजों से निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। असम में आज से 9 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम भाषा गौरव सप्ताह की शुरुआत हो गई है। ये पहल हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद हुई है, जिसमें राज्य सरकार भाषा की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस समारोह में मंत्री अतुल बरा, मंत्री रनोज पेगू, सांसद बिजुली कलिता मेधी और मेयर मृगेन सरानिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने सभी से असमिया साहित्य पढ़ने का आह्वान किया और सभी संगठनों को समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। They will celebrate this week as a Bhasha Gaurav, celebrating every local languages. Apart from Assamese, there are 6 other languages which are in Assam, which are enlisted in the 8th schedule of the Indian Constitution. There are preparations going on for introducing many other tribal languages as medium of instruction. कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाषा गौरव सप्ताह एक उल्लेखनीय प्रयास है जो असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर लोगों के उत्साह को प्रदर्शित करता है। असम के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि सप्ताह भर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों से लोगों और असमिया संस्कृति के बीच जुड़ाव और गहरा हो।
मैं असम के बाहर के असमिया लोगों से भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह करता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक हीरो बताया। बीते सप्ताह जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि 2015 के बाद भारत की उपलब्धि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रही है। ऐसी प्रगति अब तक किसी और देश में देखी नहीं गई। WHO ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों को भी भारत से सीख लेने की ज़रूरत है। 5 साल पहले भारत की अध्यक्षता में पूरी दुनिया ने साल 2030 तक टीबी से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का वादा किया था। 2015 के बाद टीबी मरीजों के उपचार में ज़बरदस्त प्रगति देखी गई। 2023 में देश में 27 लाख मामले मिले, जिनमें से 25.1 लाख रोगियों का उपचार सफल रहा। इससे उपचार कवरेज 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% तक पहुंच गया। 2015 से 2023 की अवधि में देश में टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट आई, जबकि विश्व स्तर पर ये 8.3% है। देश में टीबी से मौत के मामले प्रति 1 लाख की आबादी पर 28 से घटकर 22 तक पहुंच गए। टीबी के उपचार में सफलता हासिल करने के लिए हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और कम समय वाले BPLM आहार को मंजूरी दी है। टीबी उन्मूलन के लिए बजट में 5.3 गुना की बढ़ोतरी की गई है। 2015 में 640 करोड़ रुपए का ये बजट 2022-23 में 3,400 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। देश में टीबी मरीजों को पोषण आहार सहायता दी जा रही है। बीते अक्टूबर माह में सरकार ने इस राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। इसके तहत अब तक 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों को 3,202 करोड़ रुपये वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत के टीबी की रोकथाम को लेकर उल्लेखनीय प्रदर्शन को सराहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, टीबी के मामलों में गिरावट भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। सामूहिक भावना से हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे। वहीं देश को टीबी मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में 2015 से 2023 के दौरान टीबी की घटनाओं में 17.7% की उल्लेखनीय कमी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। ये दर 8.3% की वैश्विक गिरावट के 2 गुने से भी अधिक है। ये कमी टीबी की देखभाल और नियंत्रण के प्रति भारत के सराहनीय प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना और मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी के लिए विशेष उपचार BPALM आहार की शुरुआत जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जिनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद किया। संवाद के दौरान विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भारत में रोजाना 28 किलोमीटर सड़कें और 12 से 14 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है। Improving the quality of governance overall, and in my view,
actually ensuring the political stability, which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. भाई दूज के अवसर पर चारधाम के प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार विशेष पूजा अर्चना के बाद पूर्व निर्धारित समय अनुसार 12:05 पर कपाट बंद किए गए। अगले 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन व पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में किए जाएंगे। शम्मी नारंग डीडी न्यूज़ के दिग्गज एंकर रहे हैं। डीडी न्यूज़ के 21वें स्थापना दिवस पर आइए सुनते हैं दूरदर्शन न्यूज़ की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं, वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे। You know, like when I started reading that time, it used to be VTR. मतलब एक टेप होती थी 1/2 इंच की या 1 इंच की, वो रोल करती थी बड़ी सी स्पूल्स के ऊपर, हार्ड लाइट्स होती थी, मल्टी 20 हेलोजेंस, यू नो। इससे शुरुआत हुई, बट आई एम फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस ऑल द फॉर्मेट्स। वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। So that's the simplest story of my life, how I became a news reader. We were very conscious कि कोई भूल के भी आपसे गलती ना हो जाए while reading. You know why? You must understand, we were not only newscasters. जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे जहन में एक जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि उस जमाने में स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को कहा जाता था कि यदि आपने अपनी भाषा में सुधार करना है ना, या आपने अच्छा बोलना सीखना है, तो आप इन लोगों को सुनिए। चाहे वो प्रोनंसिएशन की बात हो, आपके लहजे की बात हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे हिंदुस्तानी है, और अगर कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी यूज करने पड़ जाएं, although we were not English news readers, we always used to ask our English counterparts कि बॉस आज एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस तरह से बोलनी है मुझे। आज दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जहां पर इन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। माफ कीजिएगा, बाकी चैनल्स में आप कुछ भी बोलिए आज। वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन बिकॉज ही इज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। वी वर वंस टॉकिंग टू हिम एंड ही आल्सो टोल्ड कि मुझे भी दूरदर्शन से सुनकर बहुत कुछ मालूम पड़ा। आज भी वो 82 इयर्स की एज में when he speaks, when he does his KBC, you all glued to that chair because of his language, because of his modulations. 96%
of the metro trains, they carry my voice and Rini Khanna's voice. Not that we are great voices. The owners of those metros had a confidence. उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं ये लोग. That's what the whole credit goes to DD for our valorization, our upgrading, you know, our grooming. That's why I always tell the young generation, please stick to Doordarshan. आप दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़िए. एक तो they don't exaggerate the things. You know, it's very constructive. वो समाज को जोड़ती है. वो आपकी देश की बेसिक प्रोग्रेस को दर्शाती है. भाषा का ख्याल रखते हैं. कहीं भी आज तक, मतलब इवन चाहे वो रूलिंग है चाहे ऑपोजिशन है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है. जो एक गरिमा होती है जुबान की, ब्रॉडकास्टिंग की, वो आज भी सिर्फ दूरदर्शन में ही देखी जाती है. वैसे हम गाली देंगे यार आजकल के चैनल्स में क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं, तो भाई देन गो टू दूरदर्शन ना यार. आप देखिए, फिर दूरदर्शन की न्यूज को देखिए, उनके पैनल डिस्कशंस को देखिए, उनकी नॉलेज को समझिए. तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी हु स्टिल अलाइव, जिसकी आज भी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी आज अपनी गरिमा है. एक जो अलग से पहचान बनाई गई है दूरदर्शन न्यूज की पूरी प्रसार भारती में, उसके शायद 21 साल पूरे हो गए हैं. और इन 21 सालों की उपलब्धि पर मैं अपने ना सिर्फ दूरदर्शन के साथियों को बल्कि दूरदर्शन देखने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं. थैंक यू सो मच. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ. नमस्कार.